हेलो दोस्तों, मैं आनंद कोहली आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल चैनल में। तो आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 तक हुई सभी नियुक्तियां तथा वर्तमान में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित सभी आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर वह हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद हो जाएंगे 14वें क्रम के राष्ट्रपति। चलिए इनसे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन। आर्टिकल 55 में क्या होगा? राष्ट्रपति से निर्वाचित की रीति, मतलब जो प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? एकल संकरणीय पद्धति। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पद्धति के द्वारा, प्रणाली के द्वारा। आर्टिकल 58 में अर्हता योग्यता है। आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता है, मतलब योग्यताएं क्या क्या हैं। आर्टिकल 59 में दिया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। जो आपकी शर्तें हैं वो हो जाएंगी आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिक्रिया दी गई है। ये आपके जो मैंने स्काई ब्लू से कलर कर दिए हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से रट के जाएं। आर्टिकल 61 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसलिए इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लें। ये देखिए मैंने नीचे दिया है, राष्ट्रपति को एकल संकरणीय मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां देखें तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के से दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रीविलंबन, या मतलब उसके जो सजा का टाइम है उसमें देरी कर सकता है, या परिहार उसी को बोलते हैं, अथवा दंड देश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति होगी। पर राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। किसकी सलाह पर होगा? ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संविधान में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के दया अधिकार क्षेत्र मर्सी जुडिशल से संबंधित निर्णय का वैधता पर प्रश्न उठाने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब इस पे अगर आपकी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो भी इस पे सवाल नहीं उठा सकती अगर राष्ट्रपति क्षमादान देता है तो। चलिए क्षमादान के देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्षमादान के अंतर्गत अपराधी को पूर्णतः सभी सजाओं और दंडों और निर्हरताओं से मुक्त कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत देखो हमारी पहली हो जाएगी लघुकरण। लघुकरण में क्या होगा? लघुकरण का तात्पर्य किसी एक वस्तु या अथवा किसी विषय को दूसरे के साथ बदलना। सरल शब्दों में समझे तो सजा की प्रकृति में परिवर्तन लाना। इसमें जो आपकी सजा है उसका टाइप चेंज कर दिया जाएगा। अगर आपको 1 साल अगर उम्र कैद थी तो उसे कुछ वर्षों का कर दिया जाता है। इस प्रकार की होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। प्रीविलंबन में क्या होगा? प्रीविलंबन का अर्थ होता है मौत की सजा अस्थायी निलंबन, मतलब
टेम्पररी तरीके से कम कर दी जाती है। उदाहरण के लिए देखें, क्षमादान या लघुकरण की अपील के लिए मृत्युदंड की कार्रवाई को अस्थायी रूप से निलंबित करना। थर्ड टाइप की हो जाएगी यहाँ विराम। विराम का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, तो इसमें सजा कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण सजा में कमी हो जाती है। परिहार में हम देखेंगे, परिहार का तात्पर्य सजा की प्रकृति को बदले बगैर सजा में कमी। अगर किसी को 6 महीने की सजा थी तो उसकी 3 महीने की कर दी जाएगी, पर रहेगी सजा जो आपकी जिस प्रकृति में उसी में। जैसे कि 1 साल की सजा को घटाकर 6 महीने की सजा में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पे हम वो सभी बिंदु डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान से याद कर लें। अब हम देखते हैं वीटो पावर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या क्या होती हैं। पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर का अर्थ क्या है। राष्ट्रपति के पास ऐसे पावर का होना जिस आधार पर वह किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है, लंबित कर सकता है, अटकाकर उसको कानून बनाने या लागू करने से रोक सकता है। मतलब वो रोक लेगा, प्रस्ताव आएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती तब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। वीटो एक विशेष शक्ति है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई है। यह एक विशेष शक्ति है जिसका प्रयोग कर वह संसद द्वारा रखे गए किसी भी निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। वह क्या क्या कर सकता है? कोई निर्णय है, प्रस्ताव है, अस्वीकार कर सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वीटो पावर है। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार की, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कितने प्रकार की हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो पावर। सेकंड, राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। इस तरह के मामलों में बिल खारिज हो जाता है और कानून नहीं बनता है। पूर्ण वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो का उदाहरण अगर हम देखें तो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस वीटो पावर का प्रयोग करके पेप्सू, जी आपसे पूछा जाता है, पेप्सू विनियोग विधेयक को रोक दिया था। कि पहली बार एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कहाँ किया गया था और किस वर्ष किया गया था। ये आपसे ये भी पूछेगा कि किस राष्ट्रपति ने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब किया था? 1954 में। और क्या जो आपका केस क्या था? पेप्सू विनियोग विधेयक को रोक दिया था। चलिए थोड़ा और जानते हैं। 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन विधेयक पर रोक लगाई थी। सेकंड देखें हम, निलंबन वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो में क्या है? निलंबन वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो पावर में राष्ट्रपति बिल को खारिज नहीं करता, बल्कि बिल को पुनः विचार करने के लिए संसद में भेजा देता है। इसमें बिल को खारिज नहीं करेगा, वह रिटर्न कर देगा कि आप दोबारा चेक करें इसे, कि ये सब जो बहुमत है आपका, सबकी सहमति है या जो भी है, या आप इसमें कुछ कमी दिख रही है तो उन्हें बताएगा। हालांकि संसद अगर दोबारा बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। अगर वह बिल दोबारा आएगा तो फिर राष्ट्रपति के लिए यह अनुमति देना अनिवार्य रहेगा। इसका अगर हम उदाहरण देखें, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के, कौन सा बिल? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के मामले में एक बार इस वीटो का पावर का इस्तेमाल किया गया था।
चलिए हम थर्ड देखते हैं, पॉकेट वीटो। इस प्रकार के वीटो के पावर के तहत राष्ट्रपति विधेयक को ना तो स्वीकृति देता है और ना ही उसे संसद को लौटाता है, बल्कि इस बिल में अनिश्चित समय के लिए लंबित कर लेता है। मतलब इसलिए तो अपन कहते हैं कि वो पॉकेट वीटो है, मतलब अपनी पॉकेट में रख लेता। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, परिणाम स्वरूप इस बिल का कानून नहीं बन सकता। पॉकेट वीटो का उदाहरण देखें। पॉकेट वीटो का उदाहरण देखें। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञान जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन, ये आपसे ध्यान पूछा जाता है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये भी आपसे पूछा जाएगा तो पहली बार किसने किया था। पूछा जाता है कि पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो हम इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने। और किस संबंध में किया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए। तब संसद ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया था और यह बिल स्वतः समाप्त हो गया था। इस प्रकार राज्य विधेयक के मामले में भारत ने राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो के रूप में मौजूद होती हैं। ठीक, हमारे नेक्स्ट पदाधिकारी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 63 के तहत। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद में असीमित रिक्ति के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है किसी भी कारणवश से, तो उस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि फिर उस समय जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर है तो उसे वेतन उपराष्ट्रपति का भी दिया जाएगा और राष्ट्रपति का भी नहीं, उसे सिर्फ राष्ट्रपति का ही वेतन मिलता है उस समय। आर्टिकल 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 आर्टिकल, उपराष्ट्रपति की पदाविधि किस प्रकार उपराष्ट्रपति बनेंगे। 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ की प्रक्रिया है 69 में। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। कोई इमरजेंसी होने की कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। हमारे अगले पदाधिकारी कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। किस क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं। चलिए इनसे जुड़े कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा एक। किसी भी अदालत में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं की जा सकती। कोई भी अदालत जो अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देता है उसकी कोई भी जांच नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अनुरोध कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद दी गई किसी तरह की सलाह का पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी। मतलब अगर मंत्रिपरिषद ने जो कहा है, अगर सरल शब्दों में समझें तो जो मंत्रिपरिषद कहेगा वही राष्ट्रपति को करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है। यह प्रावधान ये कब बना, 42वें संविधान, ये आपसे पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976
और 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा पेश किया गया था। ये कब पेश किया गया था? 1978 में पेश किया गया था। आर्टिकल 75 क्या कहता है? ये हमारे प्रधानमंत्री से ही जुड़े आर्टिकल हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अन्य मंत्री स्तरीय प्रावधान। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट हो जाता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो मोस्टली लोग यहाँ प्रधानमंत्री ही लगा देते हैं, पर इसका राइट आंसर होता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। जो आपकी मंत्रिपरिषद रहती उसमें लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनके 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 2003 के 91वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं है, अगर वह संसद का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री है और लगातार वह 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं है, दोनों लोकसभा राज्यसभा, तो वह उसका पद स्वतः खाली हो जाएगा। न्यायिक प्रमुख में देखें, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। किस नंबर के? 50वें क्रम के। अगर हम देखें आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 124 आर्टिकल। 124वें नंबर के आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का गठन करने वाला भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और जब तक कि संसद कानून बड़ी संख्या में 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती है। देश के सीजीआई का वेतन, इनका वेतन भी पूछ लिया जाता है, कितना है? 2.80 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है। कभी कभी इनका वेतन भी पूछा जाता है। हमारे अगले हो जाएंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि 16वें नंबर के हैं। अनुच्छेद 76 ये भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी पद से संबंधित हैं। अगर इनके हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें तो संविधान के 76 में इनका उल्लेख है इस पद का। वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। महान्यायवादी को एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह भावना में एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होता है। इनकी योग्यताएं देखें। इसका नागरिक होना चाहिए। उसने या तो किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष पूरे किए हों। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष पूरे किए हों, या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष पूरे किए हों। वह राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रख्यात न्यायविद हो सकता है, जिसे अच्छा ज्ञान हो, जो आपका लॉ का। अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं तुषार मेहता।
सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के भारत सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई संदर्भ उठा है तो संविधान अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 143। निर्वाचन आयोग में देखते हैं हम, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। किस क्रम के हैं? 25वें। चुनाव आयुक्त हो जाएंगे अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और संदीप जैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।